पश्चिम एशिया में जारी इस जंग को आज 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन असली कहानी गोलियों और मिसाइलों की नहीं है, नुकसान की है। कौन कितना टूटा, किसने कितना खोया और किस पर कितना खर्च हुआ है, चलिए आपको दिखाते हैं महज 20 दिन की जंग में अर्थव्यवस्था कैसे घायल हुई है। जंग से हासिल भले ही कुछ ना हो, लेकिन ये बेहिसाब छीनती है। लोग मारे जाते हैं, शहर खंडहर में बदल जाते हैं, लोग दर बदर की ठोकर खाने को मजबूर हो जाते हैं। ईरान की जमीन पर जो जंग लगातार बड़ी होती जा रही है, उसके नुकसान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इन 20 दिनों में अमेरिका का इंसानी नुकसान बहुत सीमित रहा है। करीब 13 सैनिकों की मौत हुई, यानी औसतन हर दिन आधे से भी कम। 200 के आसपास सैनिक घायल हुए, लेकिन ज्यादातर मामूली चोटों के बाद वापस ड्यूटी पर लौट आए। इसका मतलब साफ है, अमेरिका के मजबूत डिफेंस सिस्टम ने उसे बड़े हमलों से बचा लिया। यानी जमीन पर अमेरिका को झटका कम लगा, लेकिन असली कहानी यहाँ नहीं है, आगे है, जहाँ नुकसान रुपयों में दिखता है। अब बात करते हैं। अमेरिका इस जंग में रोज करीब 7,000 से 8,500 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। 20 दिन में ये खर्च करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। सोचिए, ये रकम भारत के कई राज्यों के सालाना बजट के बराबर है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है, ईरान के सस्ते ड्रोन गिराने के लिए अमेरिका को करोड़ों के मिसाइल इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। यानी हर दिन पैसा आग की तरह जल रहा है। इजराइल की कहानी भी ऐसी ही है। इस जंग में इजराइल को भारी आर्थिक दबाव झेलना पड़ रहा है। रोजाना हजारों करोड़ रुपए डिफेंस सिस्टम और ऑपरेशन पर खर्च हो रहे हैं। आयरन डोम और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव हैं, जो हर रॉकेट और ड्रोन को रोकने के लिए महंगे इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। इंसानी नुकसान सीमित है, लेकिन पूरी तरह शून्य नहीं। कुछ सैनिक और नागरिक हताहत हुए हैं और कई घायल। यानी इजराइल के लिए भी ये जंग सुरक्षा बनाए रखने की कीमत बन गई है, जो हर दिन और बढ़ती जा रही है। अब ईरान की बात करें तो यहाँ तस्वीर ज्यादा गंभीर है। ईरान को सिर्फ इंसानी नहीं, बल्कि भारी सैन्य नुकसान भी हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 190 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर तबाह किए गए, कई ड्रोन सिस्टम और नेवी शिप भी तबाह हुए। अगर भारतीय रुपयों में समझें तो अब तक का सैन्य नुकसान करीब 2 से 4 लाख करोड़ रुपए तक आंका जा रहा है। यानी ईरान की सैन्य ताकत को गहरा झटका लगा है और इसकी भरपाई आसान नहीं है। इन 20 दिनों में तस्वीर साफ है, अमेरिका पैसा खो रहा है और ईरान इंसान और संसाधन दोनों। एक तरफ तकनीक और पैसा है, दूसरी तरफ जनहानि और तबाही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इन 20 दिन में इतना नुकसान हुआ है, तो ये जंग लंबी चली तो कीमत कितनी बढ़ेगी? क्योंकि युद्ध में जीतने वाला भी हारता है, बस उसकी कीमत अलग अलग होती है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ इस जंग का आगाज तो कर दिया, लेकिन अब यही जंग उसके लिए चुनौती बनती दिख रही है। टॉप लीडरशिप को खत्म करने के बाद भी ईरान जिस तरह से लगातार एक्टिव है, वो साफ इशारा है कि इस लड़ाई को आसान समझना बड़ी भूल हो सकती है। क्या ईरान पर हमला अमेरिका इजराइल पर भारी पड़ गया?
क्या ईरान की ताकत भांपने में सुपर पावर से गलती हुई? चुनौतियों के चक्रव्यूह में कैसे फंस गए अमेरिका इजराइल? फरवरी 2026 के आखिर में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया तो रणनीति साफ थी, सीधे सिर पर वार। इसे कहा गया डीकैपिटेशन स्ट्राइक, यानी टॉप लीडरशिप को खत्म करके पूरे सिस्टम को बंद बना दिया। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई से लेकर लारिजानी तक IRGC के बड़े कमांडर्स तक एक के बाद एक निशाने पर। शुरुआती हमलों में ही ईरान की कमांड चेन को बड़ा झटका। वॉशिंगटन और तेल अवीव को लगा कि ये जंग अब जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन असली कहानी इसके बाद। लीडरशिप पर इतने बड़े हमले के बाद भी ईरान पूरी तरह से ठहर नहीं गया। इसके ठीक उलट मार्च के पहले हफ्ते से जवाबी कार्रवाई तेज हुई। मिसाइल बैराज, एक के बाद एक ड्रोन हमले लगातार, और पहली बार सेजिल जैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल। तेल अवीव, यरूशलेम और आसपास इन धमाकों से थर्रा उठी। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये एक संदेश था कि लीडरशिप खत्म होने के बाद भी ईरान की युद्ध क्षमता जिंदा है। जंग अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रही। इराक, बहरीन और खाड़ी के दूसरे हिस्सों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले शुरू हो गए। समुद्र में जहाजों को निशाना बनाया गया, बिल्कुल 1980 के दशक के टैंकर वॉर की तरह। वहीं हिजबुल्लाह भी उत्तरी इजराइल पर रोजाना रॉकेट और ड्रोन से हमले कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए ये जंग आसान नहीं रही है, क्योंकि ये जंग अब सिर्फ एक फ्रंट की लड़ाई नहीं रही, बल्कि मल्टी फ्रंट की जंग बन चुकी है और हर मोर्चे पर दबाव बढ़ चुका है। एक तरफ ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता अब भी एक्टिव है। लगातार बैराज इजराइल की एयर डिफेंस को थका रहे हैं। आयरन डोम और एरो सिस्टम पर इतना दबाव है कि इंटरसेप्टर्स तेजी से खत्म हो रहे हैं और उन्हें फिर से भरने में महीनों लग सकते हैं। दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट का संकट इस जंग को ग्लोबल बना चुका है। तेल की सप्लाई प्रभावित, कीमतें बढ़ी हुई हैं और दुनिया की बड़ी ताकतें खुलकर आने से हिचक रही हैं। यानी सैन्य लड़ाई के साथ साथ एक आर्थिक जंग भी शुरू हो चुकी है। एक दबाव प्रॉक्सी वॉर का भी है। लेबनान, इराक और खाड़ी में फैले ईरान समर्थित ग्रुप्स इस जंग को मल्टी फ्रंट जंग बना चुके हैं। हर दिन नए हमले, नई चुनौती। ये जंग जितनी लंबी खिंचती जा रही है, उतना ही अमेरिका और इजराइल पर सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। और सबसे अहम ये कि रेजिम चेंज का सपना पाले अमेरिका और इजराइल अभी भी अपने मकसद से दूर है। इससे साफ है ये जंग अब एक लंबी लड़ाई में बदल चुकी है, जहां जीत आसान नहीं होगी। ईरान के अपने जो है रेजिलियंस है, उसको लड़ रहा है, जैसे भी लड़ रहा है। इजराइल के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले तो ना तो वार का ऑब्जेक्टिव क्लियर था, ना उसका एंड गेम क्लियर है। तो इसलिए सिचुएशन जो है वो खराब है और बढ़ती जा रही है और दुनिया की इकोनॉमी पे, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर में, लोगों की लाइफ और सबके ऊपर बड़ा खतरा है। नौबत ये आ चुकी है कि ये जंग अब सिर्फ सैन्य टकराव नहीं रही, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया को अपने चपेट में ले रही है। अमेरिकी सैनिकों को नुकसान, क्षेत्रीय तनाव चरम पर और हर दिन नए एस्केलेशन का खतरा। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ लीडरशिप को खत्म करने से कोई देश हार जाता है, या फिर ये जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर अगला कदम इसे और खतरनाक बना सकता है।